प्यारे बच्चों, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का एक कॉमन सब्जेक्ट है, जो कि सभी ब्रांचेस में लगभग मैकेनिकल हो गया, आपका सिविल हो गया, आपका इस तरीके की जो इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं सभी में पढ़ाया जाता है और एक कॉमन सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में इसको रखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये काफ़ी कठिन लगता है। तो बच्चों, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस विषय को आप कठिन मत मानिए। ये आपका बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है। आप कोई भी ब्रांच इंजीनियरिंग की कर रहे हों, डिप्लोमा जिससे आप कर रहे हों, आगे चल कर के बिना इस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट समझे आप अपनी इंजीनियरिंग ब्रांच को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, आपके सामने अभी पेपर आप अभी देख पा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट का जो पेपर है यानी प्रश्न पत्र है, उसका पैटर्न या प्रारूप कैसा होता है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने का आपको उत्तर देना होता है और प्रश्न का जो लेवल होता है वो क्या होता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो हिंदी मीडियम के जो हमारे विशेष तौर पर छात्र होते हैं, उनको कौन कौन सी सावधानी रखनी है ताकि वो एग्ज़ाम में, जब सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट की परीक्षा हो, तो वो प्रश्नों का उत्तर दे पाने में सक्षम हो। तो अभी आपको जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, चूँकि अभी पढ़ाई चल रही है, अभी आप पढ़ रहे हैं, तो जो भी सावधानी बरती जानी है, जो भी महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है, वो अभी याद रखना है, ताकि आगे आप उस पर जब सेमेस्टर एग्जाम हो तो उसमें किसी तरह की कोई असुविधा आपको ना हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट का एक प्रश्न पत्र आपके सामने खुला हुआ है। तो आप इसमें देखिए बच्चों, ये देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट लिखा होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट है। यहाँ पर आपका ये कोड नंबर लिखा हुआ है, कोड नंबर है इसका कोड 2044। उसके बाद ये टाइम जो दिया है, तो ये बच्चों ड्राइंग शीट में आपका ये पेपर आपको देना होता है। इसका 3 घंटे का समय होता है। बाकी जो थेरेटिकल जो पेपर्स होते हैं, जो दूसरे पत्र आते हैं, वो 2.5 घंटे के होते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर है वो 3 घंटे का होता है। और इसमें मैक्सिमम मार्क्स 60 यानी कि 60 होते हैं, और जो दूसरे आपके विषय होते हैं उनमें जो अधिकतम मार्क्स होते हैं वो आपके होते हैं 50। तो ये बच्चों 60 नंबर का होता है, 3 घंटे का समय रहता है, और ये इसका विषय इस तरह से लिखा जाता है। अब ये नोट्स में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका है अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस इन ऑल, यानी कुल मिलाकर आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। और जो इसमें साथ में एक और लिखा हुआ है सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर जो 1 है या प्रश्न संख्या 1 है वो कंपलसरी है, यानी वो करना ही करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 करना है, और जो शेष बचेंगे आपके उनमें से कोई 3 कर लेना है। तो इस प्रकार 4 प्रश्न आपके हो जाएंगे। तो टोटल 6 प्रश्न आपको दिए गए हैं, 6 में से 4 करना है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है। दूसरा चीज दिया है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डेटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन्स। बच्चों, आप जानते हैं कि जो पेपर है, प्रश्न पत्र हैं आपके पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के, वो दोनों वर्जन्स यानी कि हिंदी और इंग्लिश में आते हैं। तो इसमें ये महत्वपूर्ण बात सभी प्रश्न पत्रों में आपको लिखी मिलेगी कि यदि इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एनी क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स शुड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश वर्जन। इसमें यह है कि अगर हिंदी वर्जन में जो ट्रांसलेशन हिंदी का किया गया है उसमें और इंग्लिश वाले में कोई अंतर आ रहा है, कोई डिफरेंस है, तो आपको उत्तर किसके हिसाब से देना है, इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग। इसीलिए बच्चों, मैं आपसे बार बार कहता हूं, जो हमारे हिंदी मीडियम के विशेष तौर से छात्र हैं, जो यूपी बोर्ड के हैं, तो वो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जो आपका इंग्लिश है उसको आपको अवॉइड नहीं करना है, उससे बचना नहीं है, बल्कि उसको सीखना है, लर्न करना है। और जो इंग्लिश का जो पैटर्न है इंग्लिश वर्जन का, उसको भी पढ़ करके समझने की आपको आदत डालना है। उसको रीड करने की आदत डालिए और उसको समझने की आदत डालिए। तीसरा है आपका यूज ऑफ पेजर एंड मोबाइल फोन बाय द स्टूडेंट्स इज नॉट अलाउड, यानी कि छात्रों द्वारा पेजर और मोबाइल फोन इत्यादि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनका उपयोग अलाउड नहीं है परीक्षा में। तो ये कॉमन बात है, ये आप सभी को पता होगी। चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु इसमें दिया है, एज्यूम सुटेबल डायमेंशंस वेयर एवर नॉट गिवन। इन्होंने पहले से दे रखा है कि यदि कोई डायमेंशन ना दी हो कहीं पर, तो आपको उसको स्वयं से एज्यूम कर लेना है, यानी उसकी कल्पना स्वयं से कर लेना है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। 5वां है आपका
यूज बोथ साइड ऑफ द ड्राइंग शीट इफ नेसेसरी। कह रहे हैं यदि आवश्यक हो तो ड्राइंग शीट का दोनों साइड आप उसको यूज कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं, एक साइड बनाने के बाद कहते हैं कि सर क्या हमको दूसरी ड्राइंग शीट मिलेगी? तो दूसरी ड्राइंग शीट बेटा मिलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ना मिलती है। आप ड्राइंग शीट के दोनों दूसरी तरफ का यूज कर सकते हैं अपनी ड्राइंग बनाने के लिए और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न हम देख लेते हैं जो कंपलसरी है, इसका उत्तर तो देना ही देना है, ये हमेशा कंपलसरी रहता है। तो फिगर 1 शोज द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं कि फिगर 1 में आपको एक आइसोमेट्रिक व्यू दिया है किसी ऑब्जेक्ट का। ड्रॉ टू ए सुटेबल स्केल ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इन द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन गिविंग डायमेंशंस। जो डायमेंशंस आपको दी गई हैं उसका यूज करते हुए आपको निम्नलिखित व्यू ड्रॉ करने हैं, किसमें? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो एक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है और दूसरा होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ये दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्शन होते हैं, तो ये आपको पढ़ाए गए होंगे। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको ड्रॉ करना है। एक नोट भी लिखा हुआ है कि हिडन पार्ट्स इफ एनी शुड बी शोन विथ डॉटेड लाइन। कह रहे हैं कि यदि कोई हिडन पार्ट्स हो तो उसको आपको डॉटेड लाइन से शो करना है या प्रदर्शित करना है, दिखाना है। तो ये बच्चों जो आइसोमेट्रिक व्यू आपको दिया हुआ है वो इस तरीके से है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये एक पार्ट बना हुआ है, ये यहाँ पे देखिए लिखा भी है, ये देखिए लिखा है टॉप व्यू। ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए यहाँ ये लिखा है टॉप व्यू, यहाँ देखिए लिखा है फ्रंट व्यू, ये लिखा है राइट साइड व्यू। और ये सारी डायमेंशंस दी गई है, देखिए 20 है, ये दिया है, ये 10 दिया है, ये 30 दिया है, ये 20 दिया है। तो ये डायमेंशंस आपको पढ़ना सब ड्राइंग में सिखाया गया होगा, आप जानते होंगे। तो बच्चों इसमें तीन चीज़ें, फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है तो फ्रंट व्यू आपको ये देखिए लिखा है, इधर से देख करके फ्रंट व्यू आपको ड्रॉ करना है, डायमेंशंस इसमें आपको दी गई हैं। दूसरा है राइट साइड व्यू। राइट साइड व्यू देखिए यहाँ से आपको ड्रॉ करना है, देख करके उसको आपको ड्रॉ कर देना है। और टॉप व्यू आपको सी ड्रॉ करना है, तो वो यहाँ से देख करके आपको ड्रॉ करना है। तो इस तरह से बच्चे, और एक लिखा हुआ है ऑल डायमेंशंस आर इन एमएम। तो आपको बताया भी गया होगा कि जब डायमेंशंस ना दी गई हो तो उसको हमेशा एमएम में कंसीडर किया जाता है, यानी मिलीमीटर में। तो बच्चों इस तरीके का एक प्रश्न आता है जो कि कंपलसरी होता है, उसका उत्तर आपको देना ही होता है। तो ये हमेशा याद रखिए, इस तरीके की जो प्रश्नों की या क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर करिए। उसको देखिए कि फ्रंट व्यू कैसे बनता है, राइट साइड व्यू या लेफ्ट साइड व्यू या टॉप व्यू या बॉटम व्यू किस तरह से बनाया जाता है, उसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। और जो डायमेंशंस है उनको किस तरीके से पढ़ना है, ये जैसे होल का ये डाया दिया है या कई जगह हो सकता है रेडियस दे दिया जाए, तो उसका क्या मीनिंग होता है, हाइट कितनी दी है, विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, ये सारी डायमेंशंस को पढ़ने की, सीखने की अच्छे से आदत डालिए। अब ये पहला ये क्वेश्चन कंपलसरी था, ये आपको करना ही है। दूसरा में आप देख लीजिए, अब जो 5 बचे, टोटल 6 क्वेश्चन हैं, 4 करने हैं, पहला कंपलसरी आपने कर लिया। अब जो शेष बचेंगे उनमें से कोई 3 कर लेना है। तो दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं, उसमें ए है आपका कि राइट नीटली फ्री हैंड द फॉलोइंग सेंटेंस इन सिंगल स्ट्रोक इटैलिक कैपिटल लेटर्स ऑफ हाइट 10 mm। कह रहे हैं नीचे एक सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस क्या है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। कह रहे हैं उसको कैपिटल लेटर्स में जिसकी हाइट 10 mm हो, यानी 10 मिलीमीटर हो, सिंगल स्ट्रोक में इटैलिक में आपको लिखना है, फ्री हैंड में। तो ये बच्चों आपको लिखना सिखाया गया होगा, तो इसको आप लोग आसानी से लिख सकते हैं और सभी बच्चे इसको सॉल्व जरूर करते हैं। तो इसको अच्छे से साफ सुथरा जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इसको आप लोग लिख लीजिए। दूसरा इसी के साथ एक प्रश्न है, गिव द सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये कह रहे हैं नीचे जो दिए गए हैं 1 2 3 4 करके, तो उनके आपको सिंबल्स ड्रॉ करना है, किसके हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो इसमें जो आपका है काउंटर सिंक होल हो गया, दूसरा है आपका ग्लास हो गया, वुड ग्रेन्स हो गया, ब्रिक हो गया, बजर हो गया, सेक्शन लाइन हो गया। तो उनको किस तरीके से उनका सिंबल होता है इसके बारे में आपको बताना है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, छठा है सेक्शन लाइन और सातवां है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो इन सभी को बच्चों आपको ड्रॉ करके इनकी सिंबल्स बताना है जैसा कि लिखा हुआ है। तो इसमें बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसके 2 प्रश्न हो गए आपके ए और बी। तो ए आपका 7 नंबर का और बी है आपका 7 नंबर का, 7 का। तो 7 + 7 = 14, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा वो आपका कितने नंबर का है बच्चों, 14 नंबर का। तो 7 + 7 इसका मतलब 14,
यानी ए पार्ट 7 का है, बी पार्ट 7 नंबर का है। और क्वेश्चन नंबर 1 बेटा बच्चों कितने का था, ये देखो इसके सामने ही लिखा हुआ है 7 + 5 + 6 = 18, यानी 18 नंबर का है। यानी 7 + 5 + 6 का क्या मतलब, ए पार्ट है, ए 7 नंबर का है, फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे तो, राइट साइड व्यू ड्रॉ करेंगे तो 5 नंबर का है, और टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे तो आपको 6 नंबर का है। तो इस तरह से 7 + 5 + 6 = 18 नंबर का। तो ये बच्चों पहला प्रश्न जो कंपलसरी 18 नंबर का। दूसरा प्रश्न बच्चों आपका आ गया आपका 14 नंबर का, 7 + 7 2 पार्ट हैं उसके, दोनों आपको उत्तर देने पड़ेंगे, तब आपको 14 नंबर मिलेंगे। तीसरा जो प्रश्न है वो सीधा एक प्रश्न है, वो 14 नंबर का है, बहुत कॉन्सेप्चुअल, जिसको आता होगा वही कर पाएगा। तो लिखा है ऑन ए मैप द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 14 सेंटीमीटर, द रियल डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 किलोमीटर। तो कह रहे हैं 2 पॉइंट हैं जिनके बीच की डिस्टेंस मैप में 14 सेंटीमीटर है, और उनकी वास्तविक डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर। ड्रॉ द डायगोनल स्केल ऑफ दिस मैप। तो इस मैप के लिए आपको क्या करना है, डायगोनल स्केल ड्रॉ करना है, और टू रीड किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर्स। किस में रीड करना है, किलोमीटर और हेक्टोमीटर्स के लिए। एंड टू मेजर अप टू 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर तक मेजर करने के लिए। और सो ए डिस्टेंस ऑफ 17.6 किलोमीटर ऑन दिस स्केल। और इस स्केल में आपको क्या प्रदर्शित करना है, 17.6 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको शो करनी है। तो ये आपका एक पूरा क्वेश्चन है डायगोनल स्केल का, ये इसकी प्रैक्टिस भी बच्चे बहुत करते हैं, और पूरा 14 नंबर का प्रश्न यदि आप पूरा अच्छे से सही सही कर लेते हैं तो ये ईजी भी होता है, और आसानी से आपको बहुत अच्छे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। अगला चौथा नंबर बच्चों, वो भी पूरा 14 नंबर का एक ही प्रश्न है। यदि अच्छे से आपने किया होगा प्रैक्टिस तो इसको आप कर लेंगे, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है ये, और इस तरीके का आता ही आता है, खाली डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं, इसी तरीके का प्रश्न रहता है। तो लाइन ए बी 60 mm हैज़ इट्स एंड ए इन वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन, एंड 20 mm अबव एचपी, अबव एचपी का मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के 20 मिलीमीटर ऊपर। द लाइन इज केप्ट इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एचपी। कह रहे हैं लाइन जो है इंक्लाइंड मतलब झुकी हुई है 45 डिग्री किससे, हॉरिजॉन्टल प्लेन से, एंड 30 डिग्री टू वीपी, 30 डिग्री किससे, वर्टिकल प्लेन से। तो कह रहे हैं ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन ए बी। तो लाइन ए बी है, उसके आपको प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने हैं। तो ये बच्चों चौथा प्रश्न पूरा 14 नंबर का है, एक ही प्रश्न है, आपको आता है तो इसको कर लीजिए, सीधा आपको 14 नंबर मिल जाएंगे। अब हम पांचवें की बात कर लेते हैं। तो पांचवें में कह रहे हैं अटेम्प्ट एनी आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। 2 पार्ट्स का मतलब इसी में पांचवा आपको करना है, तो इसमें से ए बी सी 3 पार्ट दिए हैं, 3 में से 2 पार्ट जो आपको अच्छे लगे वो आप कर लीजिए। तो 2 पार्ट का मतलब 7 और 7 यानी 14, एक पार्ट 7 नंबर का, दूसरा पार्ट 7 नंबर का यानी 14 नंबर का, ये भी हो गया। तो देखिए बच्चों क्या है, पहला कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 30 मिलीमीटर बाई एनी वन मेथड। किसी भी एक मेथड से आपको हेक्सागोन रेगुलर हेक्सागोन ड्रॉ करना है जिसका साइड कितना हो 30 मिलीमीटर, किसी भी एक मेथड से जो आपको अच्छा लगे कर लीजिए। तो ये बच्चों बहुत सिंपल होता है, ये आपको सिखाया भी गया होगा, तो इसको बहुत बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। और दूसरा है द हाइट ऑफ ए कोन ऑफ डाया 30 मिलीमीटर इज इन 70 मिलीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन दी है डायमीटर 30 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर इन 70 मिलीमीटर। तो कह रहे हैं ड्रॉ इट्स आइसोमेट्रिक व्यू व्हेन इट्स एक्सिस इज टू बी इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। कह रहे हैं इसका आइसोमेट्रिक व्यू आपको ड्रॉ करना है जब इसकी एक्सिस कैसी हो, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़कर समझना और फिर उसको ड्रॉ करना। अगला सी पार्ट है हाउ डायमेंशनिंग इज डन ऑन द फॉलोइंग, शो इट ऑन सिंपल लाइन डायग्राम्स। कह रहे हैं ये जो नीचे दिए गए हैं इनकी अब डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, तो डायमेंशनिंग करना आपको बताना है पूरा, और उसको शो करना है लाइन डायग्राम के द्वारा, मतलब डायग्राम बना करके बताना है, और उसको बताना है कि डायमेंशनिंग इस तरह से की जाती है जैसे आर्क की। तो आर्क की डायमेंशनिंग कैसे करते हैं वो आपको बना करके चित्र उसको बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो ये डायग्राम चैम्फर्ड सरफेसेस की, काउंटर्ड जो बोर्ड होल्स होते हैं उनकी, एंगल्स की यानी कोणों की, तो ये आपको दिए हैं 4। तो चारों बच्चों आपको करने पड़ेंगे। तो ए बी सी में से आपको कोई 2 अच्छे जो लगते हैं वो आप कर लीजिए जो आपके लिए इजी हैं। तो ये 14 नंबर का एक प्रश्न ये हो गया। अब लास्ट प्रश्न आपका 6 नंबर का, वो भी एक सिंगल क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छा यदि आपने किया है तो पूरे 14 नंबर आपको मिलेंगे।
कह रहे हैं रेगुलर पेंटागन ऑफ 30 मिलीमीटर साइड्स इज रेस्टिंग ऑन एचपी यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन वन ऑफ इट्स साइड विद इट्स सरफेस 45 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस व्हेन द साइड इन एचपी मेक्स 30 डिग्री एंगल विद बीपी। तो ये 30 डिग्री एंगल बता रहा है वर्टिकल प्लेन के साथ और मेक्स तो ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस, आपको क्या करना है, पेंटागन के प्रोजेक्शंस आपको ड्रॉ करने हैं। तो एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का किसके साथ बना रहा है, 30 डिग्री का किसके साथ बना रहा है। तो ये बच्चों ये समझने वाली बात होती है। और उसकी जो साइड्स हैं वो कितने मिलीमीटर की हैं, कैसे रखा हुआ है। तो यदि आपने प्रश्न की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर जिसने कॉन्सेप्ट समझे होंगे वही इनको सॉल्व कर पाएगा। यदि आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझे होंगे तो अचानक से आप सोचें परीक्षा में आप ड्रॉ कर लेंगे, बना लेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों इसको यदि आपने करने की प्रैक्टिस की होगी तो आप इसको जरूर इसको कर लेंगे और इसको समझ लेंगे, क्योंकि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसको समझना कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, वर्टिकल प्लेन के साथ कितने डिग्री का बना रहा है, कहाँ पर रखा हुआ है, उसकी साइड्स क्या है। ये सब चीज़ों को समझ लिया तो आप आसानी से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब बच्चों हम हिंदी अनुवाद पर आ जाते हैं। हिंदी अनुवाद ये आपका है। तो हिंदी अनुवाद में जब जैसे ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स देखते हैं तो वो तो इंग्लिश मीडियम को सीधे पढ़ना ही छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं है, बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं कि छूना ही नहीं है। और वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि वो गलती क्यों होती है, क्यों उसको इंग्लिश मीडियम वो इंग्लिश वर्जन वाला जो आपका पेपर है, जो सेक्शन है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है और रीड करने की आदत डालना है। तो नोट हिंदी में लिखा हुआ कुल 4 प्रश्न कीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, ठीक है। कह रहे हैं जहाँ बेमाएँ ना दी गई हों वहाँ उपयुक्त बेमाएँ मान लीजिए, वेरी गुड। यदि आवश्यक हो तो ड्राइंग शीट का दोनों तरफ प्रयोग कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न 1 देखिए, चित्र 1 में एक वस्तु का सममितीय दृश्य दिखाया गया है। अब बच्चों आप इसको यहाँ समझने की जरूरत हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ये है कि सममितीय दृश्य, मान लीजिए हिंदी में भी आप यही पढ़ते रहे सममितीय दृश्य, तो मैं बच्चों आपको बता दूं कि ये सममितीय दृश्य जो आप पढ़ लेंगे और माइंड में बैठा लेंगे, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। यदि आपने आइसोमेट्रिक व्यू नहीं पढ़ा तो आपका पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट भी आगे चलकर जब भी आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट में या कहीं भी पर भी, इंडस्ट्री में या कहीं भी किसी भी एग्जाम में यदि आएगा तो आइसोमेट्रिक व्यू लिखा होगा तो आपका ये पढ़ाया भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे। तो बच्चों कई बार क्या होता है, आइसोमेट्रिक व्यू को हिंदी में भी आइसोमेट्रिक व्यू ही लिख दिया जाता है। तो उसको जब तक आपको उसका मीनिंग नहीं पता होगा कि आइसोमेट्रिक व्यू होता क्या है, कैसा दिखता है, कैसे बनता है, तब तक आप उस प्रश्न का उत्तर दे पाने में सक्षम नहीं होंगे। तो बच्चों सममितीय दृश्य आप जरूर जानिए कि किसको कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में जरूर सीखिए कि आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं और हिंदी में कहते हैं सममितीय दृश्य। अब कह रहे हैं उचित पैमाने विमाओं के साथ निम्नलिखित दृश्य तृतीय कोणीय प्रक्षेप में खींचिए। बहुत सुंदर हिंदी लिखी है, दृश्य तृतीय कोणीय प्रक्षेप में। तो बच्चों तृतीय कोणीय प्रक्षेप ऐसे अगर आप रटकर बैठ जाएंगे, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जैसे इसको वही अंग्रेजी में कहते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, यदि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के नाम से आपने नहीं पढ़ा तो आपका ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आगे के वर्षों में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। और आगे चल के जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे, कहीं पर भी काम करेंगे, तो ये आपको कोई हिंदी शब्द प्रयोग नहीं करेगा, ना मिलेगा प्रयोग करते हुए कि तृतीय कोणीय प्रक्षेप खींचिए या बताइए। आपसे सीधे कहेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बताइए। और यदि आपने अंग्रेजी में पढ़ने समझने की आदत नहीं डाली होगी तो सीधा आप कन्फ्यूज होकर के बैठ जाएंगे और मुँह ताकेंगे कि अरे ये क्या हमसे पूछ लिया, हमने तो तृतीय कोणीय प्रक्षेप पढ़ा था, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ये जैसे अब सामने का दृश्य लिख दिया तो अब सामने का दृश्य कोई नहीं पूछेगा, कहेंगे फ्रंट व्यू, राइट साइड दृश्य कहेंगे तो राइट साइड व्यू। अनुविक्षेप देखिए कितना टफ हिंदी शब्द लिख दिया। अगर बच्चों अनुविक्षेप आपको नहीं पता है कि टॉप व्यू को कहते हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसमें देखिए कहीं हिंदी में लिखा है, इसमें सब इंग्लिश में लिखा है, यानी वही चित्र दे दिया है। तो आपको यदि नहीं पता है कि टॉप व्यू को क्या कहते हैं हिंदी में तो आप उसको आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर हिंदी वाला पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का छोड़ रहे हैं, तो ये ध्यान दे लीजिए बहुत, और इसको गंभीरतापूर्वक विचार करिए कि जो मैं आपको समझाने का बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो क्या प्रयास कर रहा हूँ। और आपको अभी पढ़ाई करते समय इन बातों को इनकॉर्पोरेट करना है अपने नोट्स में, जिसमें भी या ड्राइंग शीट आप बना रहे हैं उसी में इन चीज़ों को आप लिखिए, ताकि बढ़िया से आपको आगे चलकर प्रश्न पत्र को समझने में और उसका उत्तर देने में कोई परेशानी ना हो।
देखिए बच्चों, अनुविक्षेप लिखा है, राइट साइड दृश्य लिखा है, सामने का दृश्य लिखा है, लेकिन ये सब यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा है चित्र में जो आप देख पा रहे हैं। तो अंग्रेजी का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा प्रश्न बच्चों बिल्कुल सिंपल है। आवा दिया है तो 10 मिलीमीटर ऊंचाई के एकल प्रयास तिरछे अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य को स्वच्छता पूर्वक मुक्त हस्त लिखिए। तो बच्चों इतना तो अगर हिंदी में भी नहीं लिखता तो इतना तो समझने की पढ़ने की आदत आनी चाहिए कि एक सेंटेंस को आप पढ़ सकें कि 10 मिलीमीटर हाइट के साथ में आपको सिंगल स्ट्रोक में और इटैलिक और किस तरह से कैपिटल में आपको लिखना है। तभी तो बच्चों ये हिंदी का बहुत इसको पढ़ने का वो पढ़िए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। लेकिन इंग्लिश का बच्चों मत छोड़िए, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार प्रश्न पत्रों में क्या होता है, इंग्लिश को एज इट इज़ भी वो हिंदी में ही लिख देता है, और उससे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पढ़ा हुआ भी कंफ्यूज हो जाते हैं या पेपर को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। अब बच्चों इसका बाद जो सेक्शन है तो वही भारतीय मानक के अनुरूप प्रतीक आपको बताना है, काउंटर संघ छिद्र। अब काउंटर संघ को काउंटर संघ ही लिखा है जो अंग्रेजी में था, छिद्र होल को छिद्र लिख दिया है। शीशा है, लकड़ी के रेसे, ईंट, बजर, अब ये सब चीज़ें देखी दी हैं। उसके बाद प्रतिच्छेदन रेखा। अब ये बताइए, प्रतिच्छेदन रेखा आपको इतना कठिन दे दिया, और अगला है तृतीय कोणीय प्रक्षेप। तो तृतीय कोणीय प्रक्षेप को नहीं पता है कि क्या कहते हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहते हैं या कुछ और है, तो आप कहीं ना कहीं क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे, आपके मन में कंफ्यूजन जरूर पैदा होगा। तो ये सब बच्चों प्रतिच्छेदन रेखा जब आप हिंदी में देखें तो उसको इंग्लिश वर्जन में भी देखिए कि क्या कहते हैं, और आपको बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए माइंड में कि हाँ ये वही है कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था, जो समझा था, उसी के बारे में वो पूछ रहा है। अगला प्रश्न तीसरा है बच्चों, वही है जो आपका स्केल वाला जो बताया था, डायगोनल स्केल वाला। तो एक नक्शे पर दो बिंदुओं की दूरी 14 सेंटीमीटर है, जबकि असली दूरी 20 किलोमीटर है। इस नक्शे की एक विकर्ण मापनी बनाई, विकर्ण मतलब डायगोनल स्केल, जिस पर किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर पढ़े जा सकें तथा 25 किलोमीटर तक दूरी मापी जा सके। इस मापनी पर आपको 17.6 किलोमीटर की दूरी अंकित करना है। तो 14 नंबर का प्रश्न है, अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये जैसे विकर्ण मापनी लिखा है डायगोनल स्केल को, तो ये बच्चों थोड़ा सा आपको समझना होगा कि अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं और उसको किस तरीके से हमको बनाना है। हिंदी में भी याद रखिए, लिख लीजिए अपने जो भी नोट्स आपने बनाए हैं या जो ड्राइंग शीट आपने बनाई है, तो उसमें लिख लीजिए कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। तो बिल्कुल यूज टू आपको होना चाहिए इन सभी चीज़ों से। चौथा नंबर प्रश्न है आपका, एक रेखा ए बी 60 मिलीमीटर का सिरा वीपी में स्थित है और एचपी से 20 मिलीमीटर ऊपर है। रेखा एचपी और तथा बीपी से क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री के कोण बनाती है। इस रेखा के प्रक्षेप खींचिए। प्रक्षेप का क्या मतलब है, प्रोजेक्शंस की बार बार बात की जाती है। अब प्रक्षेप यदि आप रटकर बैठे हैं और प्रोजेक्शन के लिए कई बार हो सकता है प्रक्षेप की जगह वो प्रोजेक्शन लिख दे, तब आप क्या करेंगे यदि आपको नहीं पता है कि प्रोजेक्शन क्या होता है। तो बच्चों इस पर भी जरूर ध्यान दीजिए। बीपी को देखिए, अंग्रेजी में बीपी लिखा है, हिंदी में तो नहीं लिखा फुल फॉर्म। तो आपको अगर नहीं पता है बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्टिकल प्लेन, एचपी का हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो कैसे आप उसको बना पाएंगे और समझ पाएंगे। तो इसको समझे जाने की आवश्यकता है। अगला पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। किन्हीं दो भागों के आप उत्तर दीजिए। आवासा 3 भाग दिए हैं, तो किसी एक विधि द्वारा पहला है 30 मिलीमीटर भुजा वाले एक समअष्टभुज की रचना कीजिए। तो ठीक है, आपको आता है, आप कर दीजिए। बा है 35 मिलीमीटर व्यास वाले एक शंकु की ऊंचाई 70 मिलीमीटर है। इसका आपको सममितीय दृश्य खींचिए, जबकि इसकी अक्ष 36। अब सममितीय दृश्य बच्चों, फिर मैं कह रहा हूं कि सममितीय दृश्य आपको लिख दिया। यदि आप हिंदी में सममितीय दृश्य भी पढ़कर बैठे हैं सपोज करिए, और इसकी जगह वो आइसोमेट्रिक व्यू लिख देता है कि इसका आइसोमेट्रिक व्यू खींचिए हिंदी में ही, तब आप क्या करते। तो बच्चों देखिए, समझने की बात है कि सममितीय दृश्य जब हिंदी में जब भी शब्द मिले तो माइंड में बैठाना है कि हमको अंग्रेजी में उसको क्या बोलना है, क्या बोला जाता है, कहा जाता है। ये जरूर इसको माइंड में रखिए। आपका सहायक निम्नलिखित पर किस प्रकार विमांकन किया जाता है, इसका सरल रेखा चित्रों पर दर्शाइए। ये 4 चीज़ें दी हैं, इनको कैसे आपका उन पे डायमेंशन शो किए जाते हैं वो आपको दिखाना है रेखा चित्र बनाकर। तो चाप हो गया, कैसे डायमेंशनिंग की जाती है, चैम्फर्ड सतह, काउंटर बोर्ड, छिद्र और कोण, तो ये सब आप बना करके दिखा सकते हैं। ये ईजी है बिल्कुल। और छठा और लास्ट प्रश्न है आपका, 30 मिलीमीटर भुजा का एक समपंच भुजाकार एचपी के पीछे इस प्रकार रखा है कि उसकी एक भुजा एचपी में स्थिर रहती है
तल HP से 45 डिग्री का कोण बनाता है। जब HP में स्थित भुजा BP से 30 डिग्री का कोण बनाती है, इस स्थिति में तल के प्रक्षेप खींचिए। तो बच्चों ये आपको समझना होगा अच्छे से, तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि HP BP सब वही अंग्रेजी के ज़्यादातर शब्द होते हैं, लेकिन कुछ शब्दों को हिंदी में बहुत बढ़िया से लिख दिया है समपंच भुजाकार। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जो हिंदी लिखी है ये हमेशा आपको ऐसे ही मिले। हो सकता है जो अंग्रेजी का जो शब्द है वही उसी का सीधा सीधा उसको हिंदी में लिख दिया जाए। तो ऐसा बहुत बार प्रश्न पत्रों में होता है, और मैं आपसे सभी तरीके के प्रश्न पत्र डिस्कस करता हूं, तो उसमें आप स्वयं देख सकते हैं कि प्रश्न पत्रों में किस तरीके से हिंदी और इंग्लिश का जो अनुवाद किया जाता है अंग्रेजी से हिंदी में, तो उसमें क्या चीज़ें हैं महत्वपूर्ण जो आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों आज हमने सारा पूरा पेपर डिस्कस किया, देखा, आपने पैटर्न देखा, प्रारूप की कितने प्रश्न आते हैं, कितने आपको सॉल्व करने होते हैं, प्रश्न पत्र का जो लेवल है वो क्या होते हैं, महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस, जो प्रश्न पत्र था उसको अंग्रेजी में पढ़ना, हिंदी में पढ़ना, दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विशेष तौर से जो हमारे हिंदी मीडियम के छात्र हैं यूपी बोर्ड के पढ़े हुए। तो बच्चों ये मेरा आज का जो वीडियो था, उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी न किसी रूप में हेल्प ज़रूर करेगा। आपकी तैयारी अभी से ये होनी चाहिए, जो आपका पेपर आता है उसको माइंड में रखकर कि पेपर में ये लेवल आता है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, हमको इस तरीके से तैयारी अभी से करना है। तो ये आपको अभी से तैयारी अपनी शुरू करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे और इसके साथ साथ सही अर्थों में ज्ञान अर्जन कर पाएंगे, नॉलेज गेन कर पाएंगे। जो आगे के जो आपके विषय आने वाले हैं आगामी वर्षों में जब आप पढ़ेंगे, तो ये सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बिना सिविल इंजीनियरिंग वाले ड्राइंग नहीं बना सकते, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले मशीनों की ड्राइंग नहीं बना सकते, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले इलेक्ट्रिकल डिजाइन नहीं बना सकते। तो सारी ब्रांचेस जिसमें ये पढ़ाया जा रहा है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बिना आप किसी का कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और ना ही उनके बारे में जो आपकी कल्पना शक्ति है उनका जो दिखाने का जो प्रयास समझाने का किया जाएगा विषय में, उसको आप ठीक से समझ पाएंगे। तो ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसको गंभीरतापूर्वक पढ़िए, और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सिखाया जा रहा है उसको सीखने पढ़ने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, ना कि रटने का प्रयास करिए। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, एक और प्रश्न पत्र को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।